नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने जो शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम का पेपर फर्स्ट जीके एंड जीएस का होता है, उसमें हमने स्कूल मैनेजमेंट को शुरू किया हुआ था। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के विषय में। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, आपको एक बार फिर से बता दूं, 15 क्वेश्चन हमारे स्कूल मैनेजमेंट के आते हैं। किसके आते हैं दोस्तों? स्कूल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही सिलेबस अपने करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा सिलेबस होता है और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और बड़ी आसानी से आप इनको याद करके बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस था। इस सिलेबस में से आज जो अपने बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के विषय में। EMIS का हमने डिस्कशन कर लिया था। हमने यहाँ से डाइस को भी देख लिया था, क्योंकि EMIS और डाइस जो हैं वो आपस में संबंधित है, इसलिए हमने इनको पहले कर लिया था। ये बाकी जो टॉपिक है हमारे वो अच्छे से हो चुके हैं, इनको अच्छे से अपने कर चुके हैं। आज हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग यानी कि संस्थागत नियोजन के विषय में बात करने वाले हैं। तो आइएगा शुरू करें क्लास को और बात करें संस्थागत नियोजन के विषय में। दोस्तों, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है हमारा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले संस्थागत नियोजन का प्रारंभ या सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम संस्थागत नियोजन की सिफारिश जो है वो मुदालियर शिक्षा आयोग जो 1952-53 का है उसके द्वारा की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थागत नियोजन की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की थी, तो वो की थी मुदालियर आयोग ने। और इसने जो इसे नाम दिया था वो नाम दिया था समोन्नयन योजना। विद्यालय समोन्नयन योजना का नाम इसके द्वारा दिया गया था। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया होगा कि सबसे पहले इसकी जो सिफारिश की थी वो मुदालियर शिक्षा आयोग ने की थी। ये क्या है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान सी भाषा में अगर आपको ये समझना हो संस्थागत नियोजन किसे कहते हैं, तो किसी भी संस्था के द्वारा यानी किसी भी शैक्षिक संस्था के द्वारा शैक्षणिक सत्र यानी जैसे 21-22 का सत्र है, 22-23 का सत्र है, शैक्षणिक सत्र के कार्यक्रमों का जो वितरण है, जो विवरण है, उसे ही वितरण या विवरण जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, संस्थागत नियोजन के नाम से जानते हैं। शैक्षणिक योजनाओं को सफल बनाने की जो शुरुआत है वो कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शैक्षणिक योजनाओं को सफल बनाने की शुरुआत कब की गई है? 1964-65 में कोठारी आयोग आया है, जब से उसकी सिफारिशों के बाद में हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये हम समझें संस्थागत नियोजन होता क्या है। तो यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, वो एक शैक्षणिक सत्र के लिए, एक शैक्षणिक सत्र में जो भी कार्यक्रम होने हैं उनका जो विवरण तैयार करती है, उसकी रूपरेखा तैयार करती है, उसे ही हम संस्थागत नियोजन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा में। इसका जो प्रारंभ है, इसकी सिफारिश जो है वो मुदालियर शिक्षा आयोग के द्वारा 1952-53 का है। मुदालियर शिक्षा आयोग उसके अंतर्गत की गई थी। उसका नाम दिया गया था विद्यालय समोन्नयन योजना। राजस्थान में अगस्त 1968 में विद्यालय योजना की रूपरेखा तैयार हुई और प्रकाशित हुई थी। राजस्थान में ये 1968 से आती है। दोस्तों, आइए इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम। राजस्थान में 1972-73 से प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय योजना जो है वो अनिवार्य कर दी गई थी। संस्थागत नियोजन को भारत में लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है प्यारे दोस्तों? मुदालियर आयोग को दिया जाता है। अभी हमने चर्चा भी की थी, सर्वप्रथम इसी की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए संस्थागत नियोजन को भारत में लाने का श्रेय किसे है, तो मुदालियर आयोग को इसे जाता है। मुदालियर आयोग जो है उसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। संस्थागत नियोजन के द्वारा संस्था से संबंधित योजनाओं का प्रारूप या ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि संस्थागत नियोजन में क्या होता है, संस्था से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनका प्रारूप या उनका एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जाता है। अब यहाँ संस्थागत नियोजन में दो शब्द हैं, इन दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले नियोजन के अर्थ की अगर हम बात करें तो योजना तैयार करना। नियोजन का अर्थ क्या होगा? योजना तैयार करना। संस्थागत संस्था से संबंधित, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है संस्थागत नियोजन का अर्थ क्या हो गया? संस्था से संबंधित योजनाओं को तैयार करना ही संस्थागत नियोजन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल आसान से आसान भाषा में हम इसे इस तरह से समझेंगे। विद्यालय प्रबंधन के सदस्य, विद्यालय प्रबंधन कमेटी या विद्यालय प्रबंधन के लिए जो भी सदस्य जिम्मेदार हैं
उनके द्वारा सत्र प्रारंभ होने से, यानी जब जो शैक्षिक सत्र है जैसे 21-22 का 22-23 का है, जैसे ही वो प्रारंभ होता है तो प्रारंभ होने से लेकर सत्र समाप्ति तक संस्था के विकास से संबंधित जो योजना का निर्माण किया जाता है उसकी प्रक्रिया को ही संस्थागत नियोजन कहते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। जैसे हमारा स्कूल लगता है, स्कूल का एक जो है शैक्षिक सत्र होता है, जैसे 21-22, 22-23, तो उस एक शैक्षिक सत्र के लिए संस्था के विकास के लिए, विकास से संबंधित जो भी योजना निर्माण की प्रक्रिया है उसे ही हम संस्थागत नियोजन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, राजस्थान में संस्थागत नियोजन की शुरुआत 1968 से हुई, अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। संस्थागत नियोजन के अंदर 2 प्रकार के संसाधनों का प्रयोग होता है। संस्थागत नियोजन मतलब संस्था के अंदर जो संसाधन हैं उनके लिए योजना तैयार करना। 2 प्रकार के संसाधनों का प्रयोग होता है। एक तो है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन जो मानव यानी जिसमें ह्यूमन काम करता है, जैसे विद्यार्थी हो गया, शिक्षक हो गया, स्टाफ और अन्य प्रबंधक जो हो गए, वो सारे के सारे हैं जो मानवीय संसाधन में आते हैं। भौतिक संसाधन मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, जो निर्जीव हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जो निर्जीव हैं, जिनमें जीवन नहीं है, जैसे विद्यालय का भवन हो गया, चौक हो गया, फर्नीचर हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भौतिक संसाधन में आती हैं। तो संस्थागत नियोजन के अंदर किन संसाधनों का प्रयोग होता है? 2 प्रकार के संसाधनों का प्रयोग होता है। एक तो मानवीय संसाधन होते हैं और दूसरा होता है भौतिक संसाधन। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, तो यहाँ एक बार फिर से मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर देता हूँ और अब आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएगी। संस्थागत नियोजन क्या होता है? शैक्षिक संस्था, कोई भी शैक्षणिक संस्था है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति, उनकी उन्नति और सफल संचालन के लिए जो भी योजना बनाती है उन्हें ही हम संस्थागत नियोजन कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, यानी कोई भी शैक्षिक संस्था है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विद्यालय की उन्नति के लिए, विद्यालय के सफल संचालन के लिए जो योजनाएं बनाती हैं उन्हें ही हम संस्थागत नियोजन के रूप में देखते हैं। अब 1-2 परिभाषाएं देख लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये परिभाषा आपको कोई अन्य किताब में अलग प्रकार से लिखी हुई भी मिल जाती है, लेकिन कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, किसी न किसी प्रकार से आप इनको पहचान लेंगे। संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कार्यपूर्ति के विकल्प खोजता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर मेसी क्या कह रहे हैं? संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी प्रबंधक जो है उसके पास में जो भी भौतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग करते हुए कार्यपूर्ति के लिए विकल्प खोजने का कार्य करता है। फिर देखिएगा E.W. फ्रैंकलिन। E.W. फ्रैंकलिन क्या कहते हैं? संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील का पत्थर है। चाहे मील का पत्थर आए चाहे नीम का पत्थर आए, आंसर आपका क्या होगा? एक ही होगा, फ्रैंकलिन ही होगा। M.B. बुच क्या कहते हैं? आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक संस्था द्वारा निर्मित विकास और सुधार कार्यक्रम संस्थागत नियोजन कहलाता है। आवश्यकताएं और जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके आधार पर एक संस्था विकास और सुधार के लिए जो कार्यक्रम संचालित करती है वही संस्थागत नियोजन कहलाता है। अब देखिए संस्थागत नियोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो संस्थागत नियोजन जो है वो अनुसंधान पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है प्यारे दोस्तों? अनुसंधान, उसमें खोज की जाती है, अनुसंधान किया जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी संस्थागत नियोजन क्या है? एक सतत प्रक्रिया, हमेशा चलते रहने, जैसे सत्र आएगा तो ये एक निरंतर रूप से चलते रहने वाली प्रक्रिया है। व्यवहारिक होती है, वास्तविक स्थितियों के आधार पर होती है, सतत मूल्यांकन पर आधारित होती है। इसमें दोस्तों कुछ भी ऐसी विशेष चीज़ नहीं है कि जिसको समझने के लिए हमें कोई स्पेशल दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। आंसर आएगा तो डायरेक्ट आप कॉमन सेंस के आधार पर भी इनका आंसर निकाल सकते हैं। और संस्थागत नियोजन हमेशा आवश्यकता पूर्ति पर केंद्रित होता है, किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हम इसे बनाते हैं। अब आपसे पूछा जाए संस्थागत नियोजन के उद्देश्य क्या हैं, तो उद्देश्य होता है शैक्षिक व्यवस्था को उन्नत करना, विकास करना शैक्षिक व्यवस्था का, शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी आयोजन करना, विद्यालयगत जो भी समस्याएं आने वाली हैं उनका पूर्व समाधान करना, जो भी हमारे संसाधन हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर जो गुणात्मक विकास हो सकता है उसकी कोशिश करना, जो हमारे पास में भौतिक और मानवीय संसाधन है उनका समुचित उपयोग करना। ये सारी के सारी क्या हैं? उद्देश्य होते हैं जिनके लिए हम संस्थागत नियोजन अपनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ रह जाए तो एक बार इसको
दोबारा सुन लीजिएगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक दो बार आप इसको वैसे ही रिपीट कर सकते हैं ना, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पूरा कर सकें। संस्थागत नियोजन की विशेषताओं की बात करें तो ये जन समुदाय के सहयोग पर आधारित होता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता। विद्यालय का, प्रबंधन का, कमेटी का, बच्चों का, सबका सहयोग इसमें होता है। और ये अधिकतम उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है, यानी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होता है, लचीले विकास के सिद्धांत पर आधारित होता है, समस्या केंद्रित होता है। ये सारी की सारी इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। व्यवहारिकता होती है और उद्देश्यप्रदता होती है। व्यवहार में काम में लाया जा सके ऐसी योजना होती है और किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होती है। अब हम बात करें संस्थागत नियोजन के प्रकारों की, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दो प्रकार की होती हैं, एक अल्पकालीन है और एक दीर्घकालीन है। संस्थागत नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन होगा जब एक शैक्षिक सत्र के लिए, जैसे हमने मान लीजिएगा 21-22 या फिर 22-23 के लिए जो योजना तैयार की, वो क्या कहलाएगी, अल्पकालीन। लेकिन एक से अधिक यानी 5 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, एक से ज़्यादा सालों के लिए जब हम शैक्षिक संस्थागत नियोजन को अपनाते हैं तो वो दीर्घकालीन प्रकार इसका माना जाएगा। वर्तमान में दीर्घकालीन जो योजना है विद्यालय स्तर पर तैयार करके शाला सिद्धि पोर्टल पर अपडेट की जाती है। जब आप स्कूलों में जाओगे, लग जाओगे, तब आप इसको देखोगे शाला सिद्धि को भी। विद्यालय योजना के चरण को हम देखें तो सबसे पहले कार्यक्रम का नाम तैयार किया जाता है, फिर उसमें जो भी प्रभारी होगा और सहयोगी होगा उनका निर्धारण किया जाता है। वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाता है, फिर हम आवश्यकता को ढूंढते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे पास में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं, फिर अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हमें क्या करना है, कितने समय में करना है, फिर उसकी क्रियान्विति करते हैं। जब वो पूर्ण हो जाता है तो हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो विद्यालय योजना के ये 9 चरण आप इसके मान सकते हैं। कितने होंगे, 9 होंगे ना। ये कोई फिक्स तो नहीं होते हैं, लेकिन आप इसी आधार पर इसको याद रख सकते हैं। तो कार्यक्रम का नाम रखा जाता है, कौन सी योजना बना रहे हैं, जैसे 22-23 की योजना है, और प्रभारी और सहयोगी कौन कौन होंगे इसमें व्यक्तियों को तय किया जाता है। वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाता है, विद्यालय की आवश्यकताओं को ढूंढा जाता है, उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण किया जाता है, फिर अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इस बार क्या करना है, अवधि कितने समय में करना है, क्रियान्वित करते हैं उसको और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों, योजना का प्रारूप। तो योजना का जो प्रारूप है वो 2-3 खंडों में अपने बनाते हैं। कितने खंडों में बनाते हैं दोस्तों, 3 खंडों में बनाते हैं। तो प्रथम खंड है, इसमें विद्यालय की सामान्य परिचयात्मक सूचना होती है, कितने कमरे हैं, कब तैयार हुआ, कौन कौन टीचर हैं, ये सारी की सारी जो है वो प्रथम खंड में आती है। द्वितीय खंड में हम क्या करेंगे, पिछले साल के कार्यक्रमानुसार उपलब्धियों का विवरण देंगे, यानी पिछले साल में हमने क्या किया। तीसरे खंड में वर्तमान जो सत्र है उसके अनुसार योजना के चरण शीर्षक में हम इसको प्रस्तुत करते हैं, यानी 3 खंड में बनाएंगे। पहले खंड में तो हम विद्यालय का परिचय दे देंगे, दूसरे के अंदर पिछले साल की उपलब्धियों को लिखेंगे, तीसरे में अब जो सत्र चल रहा है उसकी योजना के चरण हम लिखते हैं। दोस्तों, विद्यालय योजना को अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित पत्र में भरकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास 15 मई तक भेजना होता है। दोस्तों, अब हम बात करें संस्थागत नियोजन का क्षेत्र कौन सा है। तो संस्थागत नियोजन के जो हैं अपने 4 क्षेत्र मानते हैं। कितने क्षेत्र मानते हैं दोस्तों, 4 क्षेत्र मानते हैं। राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर प्रत्येक विद्यालय में एक वार्षिक विद्यालय योजना तैयार की जाती है। इसमें 4 क्षेत्र शामिल होते हैं, जिसमें से पहला है शैक्षिक क्षेत्र। पहला कौन सा है, शैक्षिक क्षेत्र। इसमें क्या क्या आएंगे देखिएगा, पाठ्यक्रम का संचालन, अध्यापक दैनिक डायरी का निर्माण जो होता है, आदर्श पाठ योजना का निर्माण, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, विभिन्न परीक्षाओं का जो संचालन है, ये सारा का सारा शैक्षिक क्षेत्र में आता है। विद्यालय विषय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन भी बनता है। विद्यालय विषय समिति का गठन भी शैक्षिक क्षेत्र में ही आता है। दोस्तों, 4 क्षेत्रों में होता है, याद रखिएगा अच्छे से। इसको संस्थागत कर लीजिएगा दोस्तों, ये संस्थागत है। फिर उसके बाद में देखिएगा दूसरा जो क्षेत्र आता है वो है सह शैक्षिक क्षेत्र। इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन,
प्रार्थना सभाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, बाल सभा, एमडीएम मिड डे मील योजना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला संचालन, ये सारा का सारा सह शैक्षिक में आता है। तो एक तो हमने देखा शैक्षिक क्षेत्र और दूसरा हमने देखा सह शैक्षिक क्षेत्र। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो आ गया भौतिक क्षेत्र। भौतिक क्षेत्र में विद्यालय की चार दीवारी आ गई, चार दीवारी का जो निर्माण है वो इसमें आ जाएगा। साइकिल स्टैंड का निर्माण, फर्नीचर का निर्माण, शौचालय का निर्माण, उसका रखरखाव, जल विद्युत की व्यवस्था करना, लाइट पंखे, ये सारे के सारे जो हैं वो किस में आएंगे, भौतिक क्षेत्र में। अब हमारा बचता है विविध क्षेत्र। अब विविध क्षेत्र में दो ही चीज़ें हमें याद रखनी है, 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो आयोजन है ना वो ही विविध में आता है। बाकी कुछ भी है ना, कोई भी विशेष जयंती होगी वो सारा का सारा सह शैक्षिक में ही लेंगे अपने। फिर हम देख लेते हैं संस्थागत नियोजन का महत्व क्या है। इससे हमें शैक्षिक योजनाओं को सही मार्ग और दिशा जो है वो मिलती है दोस्तों। मानवीय और भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन जो है इनका बहुत ही सदुपयोग हो पाता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में ये बहुत ही सहायक होती है। तो दोस्तों ये चार ही हैं और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक संस्थागत नियोजन। बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, बड़ी आसान सी भाषा में हमें इसे समझना था और हमने समझ लिया है। कोई बात में दिक्कत रही तो आप इसको दोबारा एक दो बार सुनेंगे तो आराम से सारी चीज़ें याद रह जाएंगे। दो चार परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है, या फिर इसके क्षेत्र हो गए जहाँ पॉइंट्स बनते हैं वो आपको याद रखने हैं दोस्तों। बाकी कोई इसमें विशेष ऐसी चीज़ नहीं है, आराम से आप इसको कर लोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है तो हमारी जो चैनल है टेलीग्राम चैनल अतुल्य आर्यस, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में जिसमें हम स्कूल मैपिंग के विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।